तो क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है, एक रॉड है और इससे डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। सपोज करो ये स्मॉल क्यू है और ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। एकदम ध्यान से देखना, इसी एग्जांपल से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट समझ में आ जाएगा और पूरे एंटायर फिजिक्स में ऐसे ही यूज किया जाता है। ये एकदम यूनिवर्सल टॉपिक है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है और इस पे चार्ज Q है। लेंथ L है, इस रॉड का लेंथ L है और चार्ज Q है। और क्या बात है, और बात क्या है कि चार्ज Q इज uniformly distributed over its length, over its length। एक रॉड है जिसका लेंथ L है और इस पे टोटल चार्ज Q है और बोला गया है कि चार्ज Q का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसा है, हर जगह एक जैसा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। चार्ज Q पे हम लोगों को नेट फोर्स बताना है कि चार्ज Q पे नेट फोर्स क्या होगा। तो हमको तो फोर्स निकालने का एक ही फॉर्मूला पता है, वो है K=Q1Q2/r²। लेकिन वो भी पता है कि केवल हम पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं। तो कैसे करते हैं, तो पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इस केस में क्या करते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, रॉड में डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या मतलब है यहाँ पर, हम इसको एक्सप्लेन कर दें पहले इस बात को कि ये पूरा क्वेश्चन है, जितना भी हम लिखे ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बताना चाहते हैं हर चीज का मतलब। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज का मतलब समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का लेंथ में, तो क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि रॉड जो है भाई, रॉड जो है वो वन डायमेंशनल बॉडी है, 1D बॉडी है। बोलेंगे सर कि इसमें तो थिकनेस भी होता है, लेंथ भी होता है, सब कुछ है, फिर भी 1D बॉडी क्यों है। तो बात ये है कि एक्चुअली सारा बॉडी, अगर इसका भी हम बात करें तो ये भी 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। अगर अपने हैंड का बात करें तो सारा 3 डायमेंशनल बॉडी है। लेकिन क्या होता है कि डोमिनेंसी होता है, मतलब अगर हम एक रॉड के लेंथ का अगर हम बात करें, जो हम लोग घर के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जो रॉड यूज करते हैं, जो छड़ हम लोग यूज करते हैं, उसका लेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका थिकनेस जो होता है, डायमीटर अगर देखें तो मैक्सिमम कितना, इतना सर्कल में या इतना, है ना। तो लेंथ के कंपैरिजन में वो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका जो डायमीटर है या उसका जो रेडियस है वो बहुत कम है। इसीलिए हम उसको 1D के बॉडी के कैटेगरी में रखते हैं कि रॉड जो है वो 1D बॉडी है। ये बात क्लियर हुआ कि रॉड जो है वो 1D बॉडी है। तो ये पता होना चाहिए कि रॉड जो है, अब पूरे फिजिक्स में, एंटायर फिजिक्स में, चाहे वो 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी, तो जब भी रॉड का बात आएगा तो हमेशा ये बात फिक्स्ड रहेगा कि रॉड भैया 1D बॉडी है, यानी उसमें केवल लेंथ है। यानी अब अगर हम 1D बॉडी है, ये रॉड है, ये 1D बॉडी, अगर इसमें हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, 1D बॉडी है तो लेंथ पे होगा, ठीक है। और अगर 2D बॉडी है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में होगा, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन है तो वो एरिया बनाएगा, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे करेंगे। फॉर एग्जांपल कि सपोज करते हैं कि ये एक प्लेन है, इसमें हमको चार्ज को देना है, तो देखो इसमें ये वाला डायमेंशन भी है और ये वाला भी डायमेंशन है, यानी इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे नहीं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे होगा। और अगर इस पूरे बॉडी का बात करें तो देखो ध्यान से, ये 3D बॉडी है,
इसमें अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल एरिया पे नहीं होगा, केवल सरफेस पे नहीं होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरे वॉल्यूम में कर रहे हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो सकता है। और 1D बॉडी में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होगा, 2D बॉडी है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में होगा, और 3D बॉडी है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा। बट इस बात को एकदम क्लियर रखना है कि 1D बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होता है, 2D बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे होता है, और 3D बॉडी में, और वो अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होता है। तो 1D बॉडी है, ये बात क्लियर हो गया। रॉड जो है वो एक 1D बॉडी है, ये क्लियरिटी हो गया है कि ये 1D बॉडी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बताना क्या चाहते हैं कि भैया इस शब्द का मतलब क्या है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। तो हम बोले कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है और चार्ज Q है, यानी कहने का मतलब क्या है, L लेंथ पे कितना चार्ज है रॉड में, L लेंथ पे टोटल चार्ज जो है भैया वो कैपिटल Q है। तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ पे कितना होगा, 1 यूनिट लेंथ पे जो होगा वो होगा Q अपॉन L। यानी देखो ऊपर चार्ज है नीचे लेंथ है, यानी इसको लिखेंगे कूलम पर मीटर, यानी 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो Q/L है। और इस Q/L को एक अच्छा से नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, वो होता है लेम्डा। लेम्डा को बोलते हैं Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कूलम पर मीटर। और इसका नाम है, इस लेम्डा का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस लेम्डा का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब बॉडी 1D होगा। और होता क्या है, सिंपली होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ पे, कहने का मतलब ये है कि 1 यूनिट लेंथ पे लेम्डा चार्ज है, ठीक है। और यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज Q is uniformly distributed over its length? It means linear charge density, that is charge per unit length, that is coulomb per meter, is constant. ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, ठीक है। ओवर इट्स लेंथ ये है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज का। तो यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो इसको जल्दी से कॉपी, जितना अंकित ज्वाइन नहीं किया ना। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले तो हम बोले कि इस पे लेंथ L है, यानी पहले हम लेम्डा निकाले, या कभी कभी लेम्डा डायरेक्ट गिवन होगा, नहीं तो हम लोग लेम्डा निकालेंगे। लेम्डा क्या है, Q/L है, जिसका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर है। और ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब ये है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से समझना और देखने की कोशिश करना। बिल्कुल आसान है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए जो बोल रहे हैं एकदम ध्यान से। हम करते क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज होता था ना, तो 1 पॉइंट चार्ज तो है ही, हम 1 पॉइंट चार्ज और कंसीडर कर लेंगे। और आर क्या होता था, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ रेफरेंस मान रहे हैं, इस चार्ज पे रेफरेंस मान रहे हैं कि ये वाला इस वाले चार्ज से हम x दूरी पे, अब ध्यान से देखना एलिमेंट लेने का तरीका हम बता रहे हैं। एलिमेंट कैसे लेते हैं, x पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिए। हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं बट ये बहुत छोटा है। x पे जाके क्या किए हम, x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लिए, x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लिए। ये कहलाता है डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। और ये dx जो है, याद है हम बताए थे, एक होता है डेल्टा x, ठीक है,
ये भी चेंज होता है, यानी कहने का मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, और dx भी चेंज है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, बट ये बहुत छोटा है और ये बड़ा है। जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं x फाइनल का वैल्यू 100 है और x इनिशियल का वैल्यू 50 है, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा x क्या आया 50, चेंज इन x कितना आया 50। लेकिन ये बात है कि 50 कब लिखेंगे, जब ये वाला बात 50 अगर होगा चेंज तो डेल्टा x लिखेंगे। अब ये कि dx कब लिखेंगे, तो सपोज करो कि x फाइनल का वैल्यू 100 ही है, बट x इनिशियल का वैल्यू जो है वो 99.99999999 सो ऑन जाता है, और इज इक्वल टू ये क्या है 0.0000000 फिर जाके 1, तो ये बहुत छोटा है, ठीक है। ये dx का मतलब होता है, dx मतलब बहुत छोटा। तो हम क्या किए, इस जिस पॉइंट पर एक चार्ज रखा होता q, वहां से x डिस्टेंस पे जाके, और ये सब हम लिखेंगे नहीं इसलिए ध्यान से सुनो, यहां हम रेफरेंस माने, यहां से हम दूरी मेजर कर रहे हैं, मतलब हम यहां से x दूरी पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लिए और ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिए dx, और dx बहुत छोटा है, एकदम पतला सा, एकदम पतला सा है। तो ध्यान से देखो, पतला सा है, बहुत अच्छा बात है। और एक बात अगर हम बोले, ध्यान से देखो, और एक बात अगर हम बोले, तो हमको पता है कि 1 यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो हम दूसरा बात में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज ऑन dE, ये है डिफरेंशियल एलिमेंट dE। अगर 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 2 रुपए में कितना टॉफी सर 4, तो 1 यूनिट लेंथ पे अगर लेमडा चार्ज है तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा dx। और ये चूंकि बहुत छोटा है, ये dx जो है बहुत छोटा है, इसीलिए इस डिफरेंशियल एलिमेंट को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, can be treated as point charge, पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अब ये भी पॉइंट चार्ज है, वो भी पॉइंट चार्ज है, हो गया मेरा काम। और हम दोनों के बीच फोर्स लिखेंगे, हमको तो इस पे फोर्स लिखना है, तो ये वाला एलिमेंट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला एलिमेंट से इस पॉइंट चार्ज का दूरी कितना है, x है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, और उसको लिखेंगे DFE। भाई DFE, अरे हमको तो पूरे रॉड के कारण निकालना था इस चार्ज पे फोर्स, लेकिन हम तो इसके एक छोटे से एलिमेंट के कारण निकाले, इसीलिए छोटू फोर्स निकाले, छोटू एलिमेंट छोटू फोर्स, टोटल एलिमेंट के लिए निकाले थे तब लिखते FE, तो अभी तो हम छोटू से एलिमेंट के कारण लिखे हैं DFE। और फॉर्मूला वही लगेगा DFE, फोर्स का डायरेक्शन ये, और मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें DFE, मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें DFE का वैल्यू क्या हो जाएगा K Q1, तो ये हो गया Q1, और Q1 पे कितना चार्ज है, लेमडा dx, Q1 पे कितना चार्ज है भैया, लेमडा dx, और Q2 का वैल्यू क्या है Q, बहुत अच्छा, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। चलो यहां तक क्लियर है। तो हम क्या किए, कूलम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम क्या किए कि इस रॉड को ऐसा ही छोटा छोटा एलिमेंट में तोड़े, और उसमें से एक एलिमेंट को कंसीडर किए जो कि x दूरी पे था, इससे x दूरी पे था, और इस पे हम चार्ज निकाल लिए। चार्ज निकालने के बाद देखें कि ये चार्ज इस चार्ज से फोर्स किधर लगाएगा, तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो हम लिख दिए DFE बराबर K लैम्डा dx³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अच्छा, इस रॉड को ध्यान से एकदम समझना, डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब आप समझा रहे रॉड के केस में, फिर उसके बाद बाकी समझाएंगे। ब्रेड देखें, ब्रेड जो होता है, तो उसमें जो हम लोग स्लाइस होता है, ब्रेड का एक स्लाइस जो होता है, मान लो कि पन्नी के अंदर है, वो रैपर के अंदर है, इतना बड़ा है, सारे ब्रेड को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सबको अंदर डालना शुरू किया, क्या वापस से ब्रेड फॉर्म हो जाएगा, मतलब जिस स्ट्रक्चर में था ओरिजिनल, ठीक है। पैकिंग वैकिंग का नहीं बात करें, जस्ट लाइक लुक जो है उसका क्या वापस से हो जाएगा।
तो हम क्या किए, हमको जो रॉड था ना, तो ये रॉड तो पॉइंट चार्ज था नहीं और फॉर्मूला केवल हमको पॉइंट चार्ज के लिए पता था, तो हम क्या किए, इसको हम छोटा छोटा स्लाइस में कन्वर्ट किए, एकदम जितना पतला काट सकते हैं, ऐसा ऐसा टुकड़ा, बहुत सारा टुकड़ा। यानी कहने का मतलब इस रॉड का, ये अगर रॉड है और हम बात करें कि इसको तुमको, इसमें हम 100 पीस भी निकाल सकते हैं, 200 पीसेस भी निकाल सकते हैं, 300 पीसेस भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम dx कितना कम लेते हैं। तो dx बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या किए, एज्यूम करते हैं कि इसको हम 100 टुकड़ों में तोड़ दिए और टुकड़ा ऐसा तोड़े स्लाइस टाइप का। यानी रॉड के केस में जो कि वन डायमेंशनल बॉडी है, उसमें जब हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं तो उसमें लेने का तरीका क्या है, उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता है, तो उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट एक स्लाइस होता है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो पूरे फिजिक्स में हमेशा फिक्स्ड रहेगा, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम इसका अगर रॉड का हम बोलेंगे, अगर हम कभी अदर क्लास में अगर कभी हम पूछे कि रॉड में डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेते हैं, तो सर स्लाइस लेते हैं, फिक्स्ड है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, स्लाइस लिए, ठीक है, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में इसको डिवाइड की और इसको वापस से अगर ऐड करेंगे तो क्या रॉड बन जाएगा, यस रॉड बन जाएगा, डेफिनेटली रॉड बन जाएगा। अब एज्यूम करो कि पहले जो होता था 25 पैसे का सिक्का आता था, चलता था, 50 पैसे का सिक्का चलता था। अब ऐसे समझो कि ये सपोज करो कि ये कंटेनर है जिसमें हम सिक्का को रख रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, और पूरे सिक्का को हम यहाँ तक एंड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रॉड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो एक सिक्का क्या हुआ, डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ, और सारा डिफरेंशियल एलिमेंट एक जैसा देखने में, ठीक है, एक जैसा देखने में। यानी कहने का मतलब पहले हम इसको डिफरेंशियल एलिमेंट में तोड़ेंगे, कितना डिफरेंशियल एलिमेंट में, अनंत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इसको हम ब्रेक करेंगे, और एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब हम वापस से उसको जोड़े तो वापस से रॉड बन जाए, तो डेफिनेटली बन जाएगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसमें से हम उसको जो अनंत डिफरेंशियल एलिमेंट में जो तोड़े रॉड को, उसमें से हम एज्यूम किए कि ये वाला एलिमेंट जो है इससे x दूरी पे है, तो हम केवल एक छोटे से एलिमेंट के कारण फोर्स निकाल लिए, dF इक्वल टू k लैम्डा dx q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अच्छा, अब हम जो पूछ रहे हैं उसको हम बताएंगे भी, तो ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, उसमें से हम एक छोटा सा एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर किए। हम बोलते हैं कि अगर एलिमेंट ये वाला यहां ना होके अगर यहां होता तो फोर्स का डायरेक्शन यही होता या नहीं होता, यस फोर्स का डायरेक्शन यही होता। डायरेक्शन का हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। सपोज करो कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट, ये जो हम डिफरेंशियल एलिमेंट लिए हैं, यहां पर जो लिए हैं, अगर यहां ना लेके अगर यहां लेते तो फोर्स का डायरेक्शन सेम होता या चेंज हो जाता, भाई सेम रहता, ये पॉजिटिव रिपेल करता, ठीक। अब मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। अच्छा, पहले और डायरेक्शन का बात, सपोज करो एलिमेंट यहां पर लेते, सपोज हम एलिमेंट यहां पे कंसीडर करते, ये बोलते कि ये dx है, तो इस वाले एलिमेंट के कारण भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होता, इधर ही होता। यानी हम इसमें जितना एलिमेंट, कंक्लूजन ये है कि इसमें हम जितना डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं और जितना पॉसिबल लोकेशन है डिफरेंशियल एलिमेंट का इस रॉड पे, सारे डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन तो बिल्कुल चेंज होने नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि सर हर डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण, रॉड के सारे डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा, हाँ बट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ये डिस्टेंस x है, इस वाले केस में ये वाला डिस्टेंस हो जाता तो x का वैल्यू चेंज हो जाता, इसका अगर हम बात करें तो x का वैल्यू चेंज होता, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता, हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले कि हम एक छोटे से एलिमेंट के कारण इस वाले चार्ज पे हम फोर्स निकाले जिसका वैल्यू इतना आया, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन हम यहाँ डायग्राम में दिखा दिए। उसके बाद हम बोले कि इसको हमको क्या करना है, इसको हमको अब ये एक एलिमेंट के कारण आया, फिर हम रॉड को कितना एलिमेंट में तोड़े, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में तोड़े, तो एक एलिमेंट के कारण निकाल लिए। मान लो उसमें 10 एलिमेंट अगर होता तो एक एलिमेंट के कारण निकाले, ठीक, फिर दूसरा के कारण निकाले, ठीक, फिर तीसरा के कारण निकाले इंडिविजुअली, फिर चौथा, पांचवा, छठा, नौवां, 10वां, 10 तक निकाल लिए, और सबका डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर का डायरेक्शन जब सेम होता है तो आंख कान मूंद के जोड़ देते, और सबको अगर जोड़ देते तो क्या नेट फोर्स पता चल जाता, क्या नेट फोर्स पता चल जाता। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज के सिस्टम में लगाए थे, कल जो हम बताए थे जितना भी सवाल, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हो रहा था।
एक ट्राइंगल था, हम इसमें चार्ज, ये हर जगह हर कॉर्नर पे चार्ज लगा, हम इस चार्ज पे फोर्स बोले थे, तो ये चार्ज के कारण फोर्स इधर लगा, इस चार्ज के कारण फोर्स इधर लगा, तो दोनों का फिर सम किया तो वेक्टर सम ही तो है। इन द सेम वे यहाँ भी वेक्टर सम है, बट क्या है कि यहाँ पर हम हर एलिमेंट के कारण अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि x तो अननोन है ना, हमको तो नोन क्वांटिटी केवल d है और l है, x तो अननोन है, तो उस तरह से हम नहीं कर सकते हैं कि पहले उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिए, सबके कारण निकाले और फिर क्या किए सबको जोड़े, क्योंकि उसमें x वेरिएबल है, x अननोन है। तो कैसे करते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण इस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे और डायरेक्शन देखेंगे। उसके बाद का बात क्या है कि उसके बाद देखेंगे कि क्या सारे एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन सेम है। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात जो आज हम बता रहे हैं, अगर नहीं गया और इतना जीरो लेवल से बता रहे हैं, नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नहीं जा रहा तुम तो बोले कि फिजिक्स पदार्थ छोड़ो, ठीक है, आर्ट्स वार्ट्स लो, ऐश मौज करो, जिंदगी जियो, जिंदगी एक बार मिला है, लगाना है दम तो एक बार लगा दो, नहीं जाने दो। तो हम क्या किए, एक छोटा सा एलिमेंट के कारण निकाले। और क्या ध्यान देना है, यानी पहला स्टेप क्या है, अगर कूलम्स लॉ हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्फेरिकल चार्ज बॉडीज के लिए। अगर हम कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस कंटीन्यूअस बॉडी को इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट में तोड़ेंगे और उसमें से किसी एक एलिमेंट के कारण फोर्स निकाल लेंगे और उसको बोलेंगे छोटू फोर्स। छोटू फोर्स निकालने के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या सारे डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन सेम आता। अगर सेम आता तो देन इंटीग्रेट डायरेक्ट, अगर सेम नहीं आता देन टेक कंपोनेंट, along x along y, x को अलग सेपरेटली इंटीग्रेट करो और y वाला कंपोनेंट सेपरेटली इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर सबका डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। और जब हम याद है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, तो हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो नेट फोर्स Fe दे देगा, Fe इज इक्वल टू, अब यहाँ x इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, यहाँ जो d दिख रहा है, ये जो x दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये बताता है कि x के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वो वेरिएबल होगा, यानी x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, x यहाँ वेरिएबल है, बहुत अच्छा, x वेरिएबल है, ठीक है, x वेरिएबल। अब देखना है, अब ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ हम बता रहे हैं फिर से, यहाँ जो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में नीचे होता है LL मतलब लोअर लिमिट, और यहाँ होता है UL मतलब अपर लिमिट, मतलब x का लोअर लिमिट यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर x का अपर लिमिट क्या होगा। x क्या है, वेरिएबल। अब ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट में क्या जाएगा, क्योंकि हमको, हम क्या किए, एक एलिमेंट के कारण निकाले, अब इंटीग्रेट यानी सारे एलिमेंट के कारण जोड़ रहे हैं, और x क्या है, वेरिएबल। तो x जो वेरिएबल है, लोअर लिमिट में देखना है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम x कहां से माने थे, यहां से माने थे x, यहां से, इस पोजीशन से हम x माने थे। तो इस पोजीशन से जब x माने थे, तो ध्यान से देखो, जब जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब इस एंड पे अगर कोई एलिमेंट होता तो वो मिनिमम दूरी पे होता, क्योंकि यही मिनिमम दूरी हो सकता है, ये दूरी तो मैक्सिमम हो जाता है। इसीलिए x का मिनिमम वैल्यू क्या है, d, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, d, x का मिनिमम वैल्यू d। और अपर लिमिट का अगर हम बात करें, तो एलिमेंट सबसे इस एंड पे जब होता तो सबसे ज्यादा दूरी पे होता, तो x का वैल्यू क्या हो गया, l, और ये d, यानी l प्लस d, और ये हो गया x का वैल्यू l प्लस d। तो ये कहलाता है तुम्हारा अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है, d है, अपर लिमिट का वैल्यू क्या है, l प्लस d है, ठीक है। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो जहां जहां x दिख रहा है वो रहेगा अंदर, बाकी सारा कांस्टेंट बाहर चला आता है। ये प्रॉपर्टीज है, तो हम इसको यहां लिख रहे हैं ये, तो Fe आ गया, ठीक है, Fe बराबर k बाहर, लेम्डा बाहर, स्मॉल q बाहर, अंदर में रह गया dx बाय एक्स स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और लोअर लिमिट है d, अपर लिमिट है l प्लस d, ठीक, इज इक्वल टू k लेम्डा q बाहर। अब यहां लिख रहे हैं
इंटीग्रेशन यहाँ एक बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो x होता है, एक और बता रहे हैं x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो dx बाय x स्क्वायर जो था उसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx। तो n का वैल्यू -2 है तो x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 बाय x। और हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, फिजिक्स में बहुत बार ये यूज होगा, dx बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो -1 बाय x होता है। तो -1 बाय x लगा दो तो माइनस एक बाहर आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 1 बाय x। अब और सुनना एकदम ध्यान से, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये d जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू यानी x का वैल्यू है। तो यहां लिख देना है अपर लिमिट l प्लस d है तो l प्लस d लिख दो, l प्लस d। और ये लोअर लिमिट d है तो इसको d लिख दिए लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये d किसका वैल्यू है, x का। तो जहां जहां x दिखेगा पहले अपर लिमिट पुट करना है, यानी जहां जहां x दिखेगा, सपोज करो x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर के जगह पर d नहीं पुट करते, किसको पुट करते, केवल x के जगह पर d पुट करते। और चूंकि x पर पावर 2 था तो d पर पावर 2 हो जाएगा। तो केवल वेरिएबल पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिए। ऐसा नहीं कि 1 बाय x के जगह पर पुट करेंगे, केवल x की जगह पर पुट करेंगे। और x पे जो भी हो केवल हमको x पे ध्यान देना है। वो बोलता है ना द्रोणाचार्य, सबसे पूछे वहां पर एक चिड़िया बैठी हुई, पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई, तो बोले कि क्या दिख रहा है तुमको, तो कोई बोले मुंडी दिख रहा है, पंख दिख रहा है, पैर दिख रहा है। अर्जुन से पूछा तो क्या बोले, तो हमको केवल आंख दिख रहा है। तो वही है ये d or l plus d is the value of variable x. So after integration, wherever you find x, only x, place the first upper limit value, then put sign minus, then put lower limit value. Simple. केवल x के जगह पर, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना, कभी कभी x स्क्वायर रहेगा तो नहीं कि x स्क्वायर पे d पुट कर दिया, x स्क्वायर का ही वैल्यू d पुट कर दिया, नहीं, केवल x के जगह पर। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के लेमडा क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देखो यहां लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाय l प्लस डी माइनस होता है। जब तुम लोग को इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। हम जो बता रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है d, तो 1 बाय d। और इसको अगर सजाना चाहते हो तो सजाओ, बट दिस इज द आंसर, खत्म। कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हम कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए भी कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी को अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट में ब्रेक करना होगा और उसमें से एक डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण हमको फोर्स निकालना होगा। फोर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि सारे डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण क्या फोर्स का डायरेक्शन सेम है। अगर सारे एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन सेम है, देन इंटीग्रेट डायरेक्टली। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल द डिफरेंशियल एलिमेंट इज नॉट सेम, देन फर्स्ट टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स along x and along y, then separately integrate x component and separately integrate y component, then use the concept of vector when two vectors are perpendicular to each other। force का दो component आएगा ना, एक x के along एक y के along, y अलग निकालो x अलग निकालो, then then use the concept of vector when two vectors are perpendicular to each other, then the resultant is given by root under a square plus b square। then find component, suppose component x component is fx and y component is fy, then the net force is root under fx square plus fy square, and direction tan alpha is equal to coefficient of j by coefficient of y, or tan alpha is equal to, you can write p by b using triangle method। क्लियर है। और एक बात, डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का दो ही तरीका है, एक x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट, बोले सर ये x क्यों लिए,
अगर हम y पे जाते, x पे जाके dx का मतलब क्या है ये भी समझ लो। x पे जाके dx का मतलब क्या है? सपोज करो हम, अब ये कि दो तरीका है, एक तो x पे जाके dx, x पे जाके dx, और dx अभी थोड़े दिखे थे, dx क्या है? चेंज है। तो अगर तुम x के डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिफरेंशियल एलिमेंट dy नहीं ले सकते हैं। अरे x में जा रहे हो तो x में ही चेंज आएगा ना, इसीलिए x पे जाके dx। हाँ, अगर तुम z मानते तो dz लिखते, y अगर लिखते तो dy लिखते। बात समझ में आ रहा है? तो x पे जाके dx का मतलब क्या है कि x दूरी पे जाके dx का चेंज आया, एकदम छोटा सा चेंज। तो दो तरीका एलिमेंट लेने का है, एक तो x पे जाके dx और एक थीटा पे जाके यानी किसी एंगल पे जाके d थीटा, चेंज इन थीटा। वो कब? तो बॉडी जब वन डायमेंशनल होगा तो x पे जाके dx। अगर हम रिंग का बात करें, एक रिंग का बात करें, ऐसा होता है रिंग ना, रिंग का अगर हम बात करें तो रिंग में तो हमको किसी एंगल पे लेना पड़ेगा एलिमेंट ना, तो उसी को बोलते हैं थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा। आ रहा बात समझ में? और क्या कि हम रेफरेंस यहां पर माने थे, ये x का वैल्यू 0 है, यहां पर x का वैल्यू क्या है? 0 है, और यहां से हम इस एलिमेंट का, डिफरेंशियल एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो x बोलेंगे। ठीक है? अब हम फिर रिंग का भी बताएंगे, बट ये अच्छा, लेकिन हम ये सब जो इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा आएगा ये सब चीज, अभी तो कोर्स में आया है, इसलिए हम कोर्स में ही एकदम बता देना चाहते हैं। फील्ड में तो एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, चाहे समझ में आए या ना आए। क्यों? क्योंकि मेरा एफर्ट 100% का और एकदम जेन्युइन है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम बोले नहीं और एक्सप्लेन नहीं, और कुछ ऐसा है नहीं मेरे लैंग्वेज में कि उर्दू फारसी बोल रहे हैं जो समझ में नहीं है। इसलिए एकदम अपने आप से पूछो क्या एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है? कैसे डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, दो तरीका है बताएं, अब एक और तरीका बताएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और